So class 11, let's begin with aromatic hydrocarbons today. When it comes to aromatic hydrocarbon, first of all remember, इन हाइड्रोकार्बन्स को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एरीन्स भी कहते हैं। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, these hydrocarbons are also called arenes. गुड इवनिंग बच्चे, आ जाओ जल्दी, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। हम इन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? ऑल बिकॉज इनके अंदर एक एरोमा होता है, एक प्लेजेंट स्मेल होती है, तो दैट्स व्हाई हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक नाम देते हैं। तो लिखिए जरा, सिंस मोस्ट ऑफ देम possess pleasant odor, so they are named as aromatic hydrocarbons or compounds. जनरली बेटा जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जिसका हम नाम जानते हैं वो है बेंजीन। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड्स, मतलब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ज्यादातर, मैं ये नहीं कहती सब में, ज्यादातर में, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द वर्ड मोस्ट ऑफ। तो इसलिए उन ज्यादातर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन रिंग आपको मिलेगी। ठीक है, कंटेन बेंजीन रिंग। डन टिल हियर? Okay, now the fifth point. I hope everyone is done. Online वालों, I hope everyone is done. Okay, now the fifth one. Classification of aromatic compounds. तो कॉमन एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंड्स का बेंजीन है ना, लेकिन और भी बेटा क्लासिफिकेशन में आते हैं इन्हीं बेंजीन वाले कंपाउंड्स में। जरा इनको पढ़ते हैं। पहले हम बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें बेंजीन पाई जाती है उन्हें बोल रहे हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मैंने मोस्ट ऑफ वर्ड लिखा था कि ज्यादातर में तो बेंजीन होता है, लेकिन जिनमें नहीं होता उन्हें क्या बोलोगे? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर इनके एग्जाम्पल दिए जाएं तो दैट इज लाइक टॉलुइन। इसमें देखो ये रिंग आ गई, ये रिंग जहां आ गई तो बेंजीन उसके अंदर है। टॉलुइन ले लो, एनिलीन ले लो, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर मैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं, ट्रोपोलोन, इस तरीके से बनता है डियर, डबल बॉन्ड ओ की तरह ऐसे। और फिर अभी हम इसके अंदर
बॉन्ड्स लगाएंगे, एक इधर ऑल्टरनेट पोजीशन पे ऐसे, फिर एक बॉन्ड छोड़ के ऐसे। दिस इज ट्रोपोन। मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बना रही, ये बहुत कम पूछे जाते हैं डियर। ठीक है, तो हमें बहुत सारे मल्टीपल करके बेफालतू में रजिस्टर के पेज भर के कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से आप देखो, ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो इन्हें बोल रहे हैं नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ट्रोपोन इसको बोलते हैं। अब हमें बात करनी है, टिपिकली हमारे यहाँ जो कोर्स में आ रहा है वो बेंजीन आ रहा है, मतलब टोल्यूइन और एनिलीन ये सब तो आप ट्वेल्थ में जाके पढ़ेंगे इनकी डिटेल वर्क। अभी के लिए हमें जो पढ़ना है दैट इज बेंजीन, तो पुट डाउन दी हेडिंग बेंजीन। द मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। सबसे पहले तो जो हम जानते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड। C6H6 और बेंजीन कैसे भी से रिप्रेजेंट कर लो, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट पार्ट पे भी शो किया है, ये सब बेंजीन है। कई बार इसे कुछ बहुत मॉडर्न, मतलब मॉडर्न मतलब कहूँ अगर मैं, जो बहुत एडवांस बुक्स हैं उनमें कई बार बेंजीन को इस फाइव लेटर से भी शो किया जाता है। बट अभी के लिए हमारा ये नो यूज में है, ठीक है, बेफालतू में आप मत करके आना। थर्ड इज, इट वाज आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे। तो इसे फर्स्ट टाइम आइसोलेट अकेला करके किसने दिखाया था, ये है। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर का फर्स्ट इंसाइट किसने लिया था, into structure of benzene, into the structure of benzene was given by Kekulé। उससे पहले इस तरीके से भी बेंजीन को कुछ लोगों ने डिफाइन किया था, उसके स्ट्रक्चर को। ये था डिवार रिप्रेजेंटेशन, ये है क्लॉस रिप्रेजेंटेशन। उनके हिसाब से मतलब बेंजीन के स्ट्रक्चर ऐसे बन रहे थे। एक बेयर्स रिप्रेजेंटेशन था। बट केकुले का मोस्ट एक्सेप्टेड वन था। गॉट इट। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड किसका था, केकुले का। करूं? तो कैकुले के हिसाब से हर एक वर्टेक्स पे जैसे कार्बन होता है, और अगर हम लोग यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो हर कार्बन की देखो एक दो तीन, तीन बॉन्ड मतलब तीन वैलेंसी रिप्रेजेंट हो गई, मगर चौथी वैलेंसी अभी रिप्रेजेंट नहीं हुई, जो हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट ये है कैकुले स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज, कौन कौन से ऑब्जेक्शंस उठे टू कैकुले स्ट्रक्चर। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, डू रिमेम्बर। बात सारी इतनी है कि तुम्हारे स्कूल में अगर ये पॉइंट्स करा रहे हैं बेटा तो होगी, अगर नहीं है तो आप मत कीजिएगा, ठीक है। अब जरा आप देखिए, जैसे हमने ये बनाया, जो कैकुले का स्ट्रक्चर था बेंजीन का, ऐसे दिया गया। हमें जो ऑलरेडी पता है कि दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए दो कार्बन की, और अगर दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसकी आनी चाहिए 133 पिकोमीटर। अगर ये कहानी देखी जाए तो ये रहा डबल बॉन्ड,
ये रहा सिंगल बॉन्ड, फिर ये रहा डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये रहा डबल, एंड देन अगेन अ सिंगल। तो अगर ये सिंगल सिंगल जो बॉन्ड लेंथ है अगर देखी जाए तो हमारा एक्सपेक्टेड पार्ट में ये था कि 154 इधर आनी चाहिए जहां जहां सिंगल है, और जहां जहां डबल है एक्सपेक्टेड ये था कि भाई यहां पर 133 आनी चाहिए। बट एक्चुअली बच्चे एक्सरे डेटा इंडिकेट करता है कि ना तो बॉन्ड लेंथ 154 है बेंजीन की जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, ना 133 है। इनमें से कोई बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिस्प्ले होकर नहीं आई। दिस इज ऑल रॉन्ग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। तो एक्सरे ने क्या हमें इंडिकेट किया वो मैं लिख रही हूँ। एक्सरे डेटा इंडिकेट्स, यानी जब बेंजीन को एक्सरे के थ्रू एनालाइज किया गया तो ये दिखा कि जो जितने भी 6 कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है दे आर ऑल ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ या लेंथ ऑफ 139 पिकोमीटर्स। सबका 139 पिकोमीटर्स, यानी इन दोनों के बीच की भी नहीं, 130 के आसपास की ले लो, 133 के आसपास की 139 आई, फिर भी इनकी रेंज के अंदर आई। ना तो 133 आई ना तो 154 आई, अलग सी आई 139, एंड दैट टू सबकी सेम आई। मतलब जैसा दिख रहा था वैसा नहीं बॉन्ड लेंथ मिली केकुले स्ट्रक्चर के अंदर। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन दैट वाज रेज्ड इन द केकुले स्ट्रक्चर कि आपका स्ट्रक्चर बॉन्ड लेंथ को जस्टिफाई नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है बेंजीन अकॉर्डिंग टू केकुले contains 3 double bonds, but still it does not addition reaction. देखो बच्चे, नॉर्मली ये माना जाता था जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये माना जाता था कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक भी डबल बॉन्ड है तो वो एडिशन रिएक्शन रेडिली देगा। तो बेंजीन के अंदर तो एक नहीं बल्कि 3 है, तो इसको तो मतलब समवॉट देरी लगानी ही नहीं चाहिए, एकदम सारे एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। बट देखने पर ये पाया कि ये तो खुद पर दे ही नहीं रहा। जब तक हम इसके ऊपर एडिशनल टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई ना करें तब तक बेंजीन खुद पर कोई एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो दिस शोड व्हाट, दिस शोड कि बेंजीन जो है वो वो डबल बॉन्ड वाले बातों को पूरा नहीं मान रहा। एंड यू नो द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज ये डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों ही बेंजीन है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्योंकि फिक्स नहीं होती, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट टाइम पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो जरा उसी को अब हम दोबारा करते हैं, जरा देखिए। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए डियर। पहले स्ट्रक्चर में पहला पुराना बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे टेल के पास प्लस हेड के पास माइनस। सेकंड स्ट्रक्चर में सेकंड बॉन्ड तोड़वाइए, ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो इस तरफ आ जाएगा प्लस, इस तरफ माइनस, ये प्लस माइनस नए बॉन्ड बनाकर अट्रैक्ट करके एक दूसरे को एक नया बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड यहाँ बना लेंगे। देखो बॉन्ड की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इधर प्लस इधर माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस आ जाएगा, ये प्लस था यहाँ पे एक बॉन्ड आ चुका है, ये प्लस माइनस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड विल फ्रेम अ बॉन्ड। और लास्ट स्ट्रक्चर में आ गया ये। इन बेंजीन
double bonds position is not fixed due to delocalization of electrons as shown above in the resonating structures as shown above. एक मिनट बच्चे मैं लिख लूं. In the resonating structures. Done. 8th point. All the carbon present in benzene are sp2 hybridized. कैसे डियर? हमने जो ट्रिक सीखी थी हम उसकी मदद से निकाले. देखो ये कार्बन है, हर एक के पास हाइड्रोजन है. जैसा ये कार्बन है ऐसी बाकी सारे भी हैं. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड. यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड सी और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड का मतलब अगेन एक सिग्मा. तो इस कार्बन में sp3 में से पाई बॉन्ड माइनस कर दो 1. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया. गॉट इट डियर? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं. So now let's come on to not the 9 point. Now let's get started with a new part, that is preparation of benzene. सबसे पहले लिखिए, हम पढ़ेंगे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन दैट यू हैव डन अर्लियर. अभी आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में करा है. इथाइन इज C2H2. मैंने आपको कहा था इसका 3 टाइम्स ले लो. तो C6H6 नहीं हो गया? और देख यहाँ पे आएगा रेड हॉट आयन ट्यूब. अच्छा, आयरन आयरन नहीं कहते, आर साइलेंट होता है. ठीक है. तो रेड हॉट आयन ट्यूब और टेम्परेचर इज 873 केल्विन. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. फिलहाल 11th में तो बहुत है. और देखने को बोला जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है. दिस इज व्हाट इथाइन, जिसे आप एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बनों के बीच में. वो बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है. तो कन्वर्जन के फॉर्म में भी पूछा जाता है, कन्वर्ट इथाइन टू बेंजीन या एसिटिलीन टू बेंजीन. और डायरेक्ट भी आ सकता है, गिव द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम इथाइन और एसिटिलीन. सेकेंड मेथड इज डीकार्बोक्सिलेशन. ये आपने एल्केन में पढ़ा था, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, पहले जैसे बेंजोइक एसिड है COOH, दिस इज व्हाट बेंजोइक एसिड. आपने पहले इसके अंदर एसिड है तो बेस डाला NaOH. समझदार हो, वाटर बाहर निकलेगा. ठीक है, H यहाँ से OH यहाँ से, तो वाटर बाहर और आपके पास आ गया सोडियम बेंजोएट. सॉल्ट आ गया. इसको बोलते हैं सोडियम. और बेंजोइक एसिड से बन गया बेंजोएट. सोडियम बेंजोएट. ये जो सोडियम बेंजोएट आपके पास आया है, इससे रिएक्शन का डीकार्बोक्सिलेशन की स्टार्ट होगी. अभी नहीं हुई स्टार्ट, अभी तो मैंने बताया ये बना. इधर से स्टार्ट होगा डीकार्बोक्सिलेशन.
देखो कैसे, ये आ गया हमारे पास सोडियम बेंजोएट, आपने इसके अंदर डाला सोडा लाइम, तो Na2CO3, और ये आ गया बेंजीन की रिंग, और यहाँ पे आ गया H, दिस इज बेंजीन। दिस इज हाउ, ये होती है डीकार्बोक्सिलेशन या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट बाहर निकल गया, इससे बोला है डीकार्बोक्सिलेशन। इसको तोड़ तोड़ के सोचो, डी मतलब हटा देना, जैसे डिलीट कर देना, कार्बोक्सिलेशन किस चीज को हटा देना, कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बोनेट को, CO3 को। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन बच्चे, रिएक्शन है ये। तीसरा है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जन आता है, जैसे वो क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन, तो ये है आपके पास फिनॉल, और आपने यहाँ पे लिख दिया जिंक डस्ट। जिंक क्या करता है, ओ ले जाएगा, ZnO, फिनॉल का O, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, फिनॉल से अगर O चला गया तो बेंजीन, और उसके पास ये वाला H को यहाँ प्लेस कर दो, नहीं भी लिखो तो भी साइलेंट है, तो प्रॉपरली तो ऐसे लिखा जाता है। With this, so sorry. With this, we come to the end of the preparation of benzene. Preparation of benzene में आप इतनी करने थे, अब हम बात करते हैं इनकी physical properties के बारे में। Put down the heading now, physical properties of benzene. Heading डालिएगा physical properties of benzene. First is non-polar molecule है बच्चे, सेकेंड कलरलेस लिक्विड्स होंगे या सॉलिड्स होंगी ये, जनरली बेंजीन लिक्विड होता है, मगर और कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ तो हो सकता है वो सॉलिड भी हो। एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमा है इनका, इनमिसिबल विद वाटर, readily miscible with organic solvents, and they burn। बेंजीन, और यहाँ पे लिख लेना बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बिकॉज हम जनरल बात कर रहे हैं, नॉट ओनली स्पेसिफिकली फॉर बेंजीन, हम बेंजीन जैसों की बात कर रहे हैं।
तो बर्न विद सूटी फ्लेम। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हाँ, अब बेंजीन की बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शंस, combustion reactions, catalytic oxidation, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो मैं समझा दूंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं। अगर बेंजीन से हाइड्रोजन हटाकर तुम कोई और चीज उसकी जगह पर ला रहे हो तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बेंजीन से हाइड्रोजन को हटाकर आप कोई और चीज उसकी जगह ला रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, हमें कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिलहाल पढ़ने हैं। एक होता है बेटा हैलोजिनेशन, ये जनरल है, मतलब बात बेंजीन में ही नहीं, कहीं पे भी हेडिंग पड़ी हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहीं पर भी हो, इसका मतलब क्या निकलता है कि आप जिसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो उससे हाइड्रोजन हटा के कोई और चीज लगा रहे हो। जैसे अगर मैंने बोला हैलोजिनेशन तो मतलब तुमने बेंजीन से एच हटाकर हैलोजन लगाया। मैंने अगर बोला नाइट्रेशन तो बेंजीन से एच हटा के नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। मैंने बोला सल्फोनेशन तो बेंजीन से एच हटाकर सल्फो ग्रुप लगा दिया। मैंने बोला यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलेंगे तो मतलब एल्काइल ग्रुप लगाया हाइड्रोजन हटाकर। और अगर मैं आपसे बोलूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो इसका मतलब एसाइल ग्रुप लगाया हाइड्रोजन हटाकर। समझ में आ गई ये बात? तो ये होते हैं हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इनको हम पहचानते कैसे हैं? जरा इस चार्ट को मैं यहीं पे कर रही हूँ, देखो जरा।
हैलोजनेशन का सिंबल होता है कोई भी हैलोजन, लाइक Cl2, Br2, I2, F2। मगर वही बार बार मैं बात करती हूँ, F2 को अवॉइड करते हैं क्योंकि वायलेंट रिएक्शन देता है। तो जनरली कोई भी हमारे पास अगर X2 नाम का हैलोजन हुआ और अगर हमने उसको FeCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पे रखा, FeCl3 इसलिए क्योंकि अगर मैं Cl2 यहाँ पे यूज कर रही हूँ, अगर Br2 लिखती तो FeBr3, इस तरीके से। तो ये हैलोजिनेशन का सिंबल है बच्चे, ठीक है। तो X2 क्या हो सकता है, Cl2, जनरली हम लिख रहे हैं Br2, F2 I2 अवॉइड कर रहे हैं, क्यों, F2 वायलेंट रिएक्शन देता है, I2 स्लो देता है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो समझ जाना X2 और X3 मैं फिलहाल कर देती हूँ इन जनरल वाला, तो समझ जाना ये हैलोजिनेशन को इंडिकेट करता है। नाइट्रेशन का जो रिएजेंट है वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दोनों मिलाकर। अगर कहीं पे लिखा है समझ जाना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, कौन सी, नाइट्रेशन की। बेटा तुम्हें हेडिंग थोड़ी ना देंगे, वो तुम्हें ये देंगे, इसका आप हेडिंग, इसकी आप ये कर सकते हो, ये सारे रिएजेंट्स हैं, तो आपको रिएजेंट्स का चार्ट देंगे, मतलब रिएजेंट्स देंगे, तो तुम्हें अपने आप पहचानना है। अब जैसे उन्होंने ये दे दिया कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया, बस समझ जाना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन हो रहा है। फ्रीडल एल्काइलेशन का क्या देंगे जरा देखो, RX, कोई भी एल्काइलाइड देंगे और साथ में आपको देंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। RX का मतलब जैसे CH3Cl दे दिया, तो यहाँ पे जो भी R होगा वो H को हटाकर वो RH की जगह देगा, R विल टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट बच्चे। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, दिस इज RCOX, ठीक है, प्लस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें क्या होगा, RCO को कहते हैं बेटा एसाइल ग्रुप, तो H हटेगा और कौन सा ग्रुप आएगा, RCO वाला ग्रुप आएगा। इज दैट क्लियर। जरा पहले मुझे ओरली बताओ, H हटेगा तो यहां क्या आएगा, H की जगह क्या आएगा, हैलोजन। H की जगह यहां क्या आएगा, नाइट्रो, NO2 ग्रुप। H की जगह यहां क्या आएगा, सल्फो ग्रुप। H की जगह यहां क्या आएगा, एल्काइल ग्रुप। H की जगह यहां क्या आएगा, एसाइल ग्रुप। अब यानी होता क्या है बेटा, ये जो मैं बोल रही हूँ जो आएगा आएगा, H की जगह ये आएगा, कौन आता है, एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल आता है। हैलोजिनेशन में वो इलेक्ट्रोफाइल है Cl+ या X+, अगर मतलब क्लोरीन है तो Cl+ होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। नाइट्रेशन में होता है NO2+, सल्फोनेशन में होता है SO3। SO3 एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रोफाइल्स दो तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, एक तो चार्ज वाले जिनके ऊपर प्लस निशान हो, एक वो जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल वो होते हैं जिनके सेंटर एटम में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R+, जैसे अगर CH3 है तो CH3+, और एसाइलेशन में RCO+, C के ऊपर आएगा बेटा प्लस, यानी CH3CO, ये वाला। समझ गए, इज दैट क्लियर। तो फिर मेरी बात समझो कैसे होगा, हाइड्रोजन हटेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन से, उसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl+। Cl+ नहीं आता, मतलब Cl+ आता है लेकिन प्लस का निशान फिर बॉन्ड बनाकर गुम हो जाता है, यानी बॉन्ड बनाने के अंदर ये प्लस निशान अंदर चला गया, बॉन्ड को बनाने में वो इन्वॉल्व हो गया। गॉट इट। फिर इधर क्या आएगा, यानी हाइड्रोजन हटा तो क्या आएगा, NO2। हाइड्रोजन हटेगा तो क्या आएगा, SO3। हाइड्रोजन हटेगा तो क्या आएगा, CH3। हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, COCH3। जिसके ऊपर चार्ज है वहीं से बॉन्ड बनेगा, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है वहीं से बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गई आप लोग को ये बात, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं क्योंकि ये 12th में भी एज इट इज इंक्लूड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी इस साल अपनी ऑर्गेनिक्स अच्छी कर ली, उनका 12th ऑर्गेनिक्स में काफी कॉन्फिडेंस बिल्ट रहेगा अपने आप पर।
नहीं तो फिर बेटा तब और एक नई सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी विद सब एडिशनल चैप्टर्स। तो इसलिए 11th की जरूर पक्की रखो। मैं बार बार कह रही हूँ, आपके पूरी केमिस्ट्री के अंदर इफ आई टेल यू व्हाट ऑल चैप्टर्स आर इन्वॉल्व इन क्लास 12, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी, इट इज वेरी वेल देयर। ये चैप्टर आपका इस साल का जो है वो 12th में भी आएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ये वाला सेक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वगैरह ये सब चीजें। और दूसरा सारी ऑर्गेनिक्स पक्की करके रखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द आईयूपीएसी टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज जो आज हम कर रहे हैं बेंजीन वाला, ठीक है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो थर्मो जो हुआ, एटॉमिक हुआ, या फिर आपके कोई केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा पार्ट आता है ली चैटलर प्रिंसिपल का, थोड़ा पोर्शन कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है, बट मगर कोई बहुत मेजर पोर्शन ऐसा नहीं है कि जो इन्वॉल्व हो रहा हो। और रहा आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, थोड़ी थोड़े बेसिक्स बेटा आते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब फिर एक नई केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक्स 11th की पक्की कीजिए, और एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट का जो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी और ये जो पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, जिसमें हम परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ हमने पढ़ रखा है, जैसे आप 20% वेट बाय वॉल्यूम से क्या आप समझते हैं, ये सब चीजें, वेट बाय वेट, ये सारा भी 12th में रिपीट। समझ गए? तो ये आपका कंटेंट केमिस्ट्री में इतना सॉलिड कर लो कि जब 12th में जाओगे तो लगेगा कि यार कुछ पोर्शन तो हम कर कर आ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज रिएक्शंस देयर। इन्हीं के इसको बोल लेते हैं ABCDE। तो चलो पहले अब ये करते हैं, ABCDE। बेंजीन का हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब बता बेटा, ये H है और तुम बहुत समझदार हो, अब क्या होने वाला है? वेरी गुड, हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो देख बेटा यहाँ Cl आ गया, और देख एक H और एक Cl मिलके HCl बना दे। चलो नेक्स्ट करो। मैंने एरो के ऊपर लगाया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अभी तुम कुछ ज्यादा मत सोचो, अभी तुम मुझे बताओ होगा क्या, या 1 मिनट ऐसे लिख लो, 1 मिनट, 1 सेकेंड, इसे तो यहाँ लिख लो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो H2 और एक O तो बाहर आ गया, और तुम्हें पता है H की जगह क्या आएगा? NO2। हाँ, नाइट्रो ग्रुप, इसे बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल NO2+ इन दोनों के मिलने से बाहर निकला, और फिर उसने हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले ली। व्हाट वाज द रूल बेटा, एक मेरी बात सुन, हाइड्रोजन जब हटता है अपने साथ कौन सा चार्ज ले जाता है? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव चीज जब बाहर जाएगी तो घर के अंदर पॉजिटिव चीज ही आएगी। यानी H पॉजिटिव अगर इस बेंजीन के घर से बाहर जा रहा है, तो बदले में कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ही अंदर आया। तभी तो मैंने आपको भी लास्ट में क्या कहा था, दे ऑल कैरी पॉजिटिव चार्ज। या फिर जिनके सेंटर एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट, बेंजीन के साथ अगर हमने कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अकेला ये, तो रिमेंबर बेटा यहाँ क्या होगा, देखो SO3 आता है ना, SO3 आएगा H की जगह, H को उसकी जगह से खिसका के यहाँ कर देगा, तो हट तो गया ना हाइड्रोजन। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। जो सीखा है बस अभी तक वो बोलो। बताओ, CH3Cl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है। बताओ, H हटाऊंगी, ऊपर क्या लगाऊं? CH3, है ना, ये पोर्शन। और जो H है यहाँ पे वो Cl लेके अलग हो गया। हम्म
ओके, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड विद CH3COCl, लगाओ बुद्धि। एच ये रहा। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। COCH3 अटैचमेंट कार्बन से करना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आता है। और साथ में क्या बना? HCl। HCl ये आ गया, बाकी ये आया। और अभी हमने लास्ट में देखा था, देखो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव, C के ऊपर, इसलिए वहीं से अटैचमेंट होता है। अच्छा, ये क्या बना? मिथाइल बेंजीन, या इसका एक और नाम है टोल्यूइन। और इसे हमने कहा बेटा एसिटोफिनन। ये कीटोन ग्रुप आ गया। C डबल बॉन्ड हो जब बीच में आता है, दो R ग्रुप के दो कार्बनों के बीच में अगर C डबल बॉन्ड हो आता है, तो हम उसे कहते हैं कीटोन ग्रुप आ गया। अब बेटा ये ना जो हमने इतना सिंपली समझ लिया है तो यही, लेकिन इनके मैकेनिज्म भी कोर्स में है। इन्हें मतलब डिटेल में पढ़ना होगा कि हुआ कैसे। मैंने तो अभी सारी आपको मोटी मोटी बात दिमाग में बिठा दी। क्या समझाया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है? अगर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह कोई और चीज आती है, वो और चीज का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों बेटा? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी की जगह पर कोई दूसरे का आ जाना। लाइक यू से अ सब्स्टिट्यूटेड टीचर इज देयर, सब्स्टिट्यूटेड पीरियड इज देयर, दैट इज टेकन बाय सच बाय सो एंड सो नेम। जो भी आपकी मैम का नाम होगा, आप कहते नहीं हो कई बार। तो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? किसी की जगह को कोई और ले ले, इजंट इट? तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन हुआ। और कौन कर रहा है सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, यानी जो H हट रहा है उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। अब हैलोजिनेशन की बात करते हैं। कौन है? H2/FeCl3 या FeX3। फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर फ्रीडल एल्काइलेशन, फ्रीडल एसाइलेशन। सबके रिएजेंट्स याद होने चाहिए। इन सबके ये इलेक्ट्रोफाइल्स याद होने चाहिए। इनके रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पोर्शन। फिर उसके बाद मैंने सब में दिखाया, देखो हाइड्रोजन हट रहा है और आपने काम कर दिया। अच्छा, एक बात और, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन यहीं से हटे। अरे तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, बस तब यहाँ पे अटैच कर देना Cl। समझ में आ गई बात? कहीं से भी हाइड्रोजन, छह कार्बनों में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा के तुम ये दिखा सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता हुआ। समझ गए? अब यहाँ पे एक बात नोट करके लिखो, फिर हम इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो अभी हमने ऊपर पांचों करी हैं उनके बारे में। इफ excess of electrophilic reagent is used, that is excess of chlorine in presence of anhydrous aluminium chloride। मतलब बेटा देख, अभी आपने एक पहली रिएक्शन करी Cl2FeCl3 के साथ, कुछ लोग यहाँ पे AlCl3 भी ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, FeCl3 की जगह कई बार यहाँ पे AlCl3 भी ले लिया जाता है। तो अगर क्लोरीन है और क्लोरीन यहाँ पे इतना थोड़ा बहुत है तो यही होगा। लेकिन मान लो अगर क्लोरीन एक्सिस में है तो क्या होगा? ये बेंजीन है, ये क्लोरीन एक्सिस में है, मान लो 6 टाइम्स ऑफ इट, और यहाँ है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पास, डार्क कोल्ड। तो क्या होगा बच्चे, जरा देखो, सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे। ये एक दो तीन चार पांच छह आपके पास हाइड्रोजन है, छह के छह हाइड्रोजन हटके यहाँ पे Cl आ जाएगा। अंदर के बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, इन बॉन्डों पे कोई असर नहीं है अंदर वाले, लेकिन बाहर ये आ जाएगा साथ में 6 HCl, क्योंकि 6 H 6 Cl लेके हट गए,
और 6 Cl बचे 12 में से, उन्होंने उसकी जगह ले ली। तो है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन एक्सिस के साथ है, एक्सिस ऑफ रिएजेंट, तब ये होगा। और सिर्फ क्लोरीन के साथ ही वैसे दिखा रहे हैं ये। और ये जो बना है इसको कहते हैं हम लोग हेक्सा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, C6Cl6 और ब्रैकेट, हेक्सा क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ऑल डन। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बेटा, बाकी सब अब कल से करेंगे जब इनके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट। So this is all done for today. Rest of all will follow tomorrow. Goodbye for now. और इस सैटरडे को आप लोग का टेस्ट है एल्कीन्स का। एल्कीन्स का हो गया, अब एल्कीन्स का टेस्ट होगा। सो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो। गुड बाय।